वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी आई क्यू जुडिशरी। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस सेशन में वी हैव स्टार्टेड वॉइड एग्रीमेंट्स। और वॉइड एग्रीमेंट्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। सो डेफिनेशन जो है वॉइड एग्रीमेंट्स की अंडर सेक्शन 2 क्लोज जी वो साफ कहती है कि वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होंगे जिन्हें कोर्ट्स में या फिर कानून के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी एनफोर्स्ड, राइट। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में जो दूसरी चीज हमने पढ़ी है दैट इज द रिलीफ, कि अगर दो पर्सन्स वॉइड एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे या फिर उनको क्या रिलीफ कोर्ट से मिल सकता है। रिलीफ में भी वी हैव सीन टू सिचुएशंस। पहली सिचुएशन तो ये है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो गिल्टी हैं, दोनों पार्टीज इक्वली गिल्टी हैं और जानबूझकर के वो वॉइड एग्रीमेंट में आई हैं। इस केस में उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरी सिचुएशन हमने देखी व्हेन पार्टीज आर नॉट इन पेरी डेलिक्टो, दैट मीन्स दोनों पार्टीज गिल्टी नहीं है, या तो दोनों ही शरीफ हैं या फिर एटलीस्ट एक तो इनोसेंट है। उस केस में रिलीफ हमने दो सेक्शंस में पढ़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, दैट इज सेक्शन 65 में जहां पर आपको रेस्टिट्यूशन मिलता है, और इसके अलावा सेक्शन 56 पैराग्राफ 3 में, सेक्शन 56 पैराग्राफ 3, राइट। सो दीज 2 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बी डन। हमने डेफिनेशन भी कर लिया है, हमने रिलीफ वाला पार्ट भी कर लिया है। नाउ दिस इज अ इन जनरल रिलीफ। लेकिन अब तीसरी जो चीज है दैट इज लिस्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स, कि भैया ये वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है। अब ये लिस्ट तो वी हैव ऑलरेडी मेड, और लिस्ट बनाते वक्त मैंने कहा था कि आज के सेशन से हम 1 बाय 1 इंडिविजुअली इन वॉइड एग्रीमेंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो लिस्ट में हमने देखा था कि सेक्शन 20, देन 23, 24, उसके अलावा सेक्शन 25, 26 टू 30 एंड सेक्शन 36, सेक्शन 57, 58 और सेक्शन 56 पैरा फर्स्ट, एंड देन स्पेशल स्टेटस ऑफ सेक्शन 11। अब ये लिस्ट हमने ऑलरेडी बना ली है। नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस ऑल दीज सेक्शंस वन बाय वन। एक एक करके हम इन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, बिगिनिंग विद दी सेक्शन 20। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ सेक्शंस इनमें से हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ दीज सेक्शंस, चाहे वो कंसिडरेशन के टॉपिक में हमने किए थे या फिर मिस्टेक के टॉपिक में हमने किए थे, पर कुछ हमने कर लिए हैं। हम उनको हल्का सा टच करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद देम इन डिटेल, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 20। सेक्शन 20 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 20 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सेक्शन 20 कहता है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वॉइड एग्रीमेंट्स का इज अंडर सेक्शन 20, और सेक्शन 20 कहता है कि भैया दो पार्टीज ने म्यूचुअल मिस्टेक से एक एग्रीमेंट कर लिया है, दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक है, और वो जो म्यूचुअल मिस्टेक है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो अगर ऐसा कोई म्यूचुअल मिस्टेक से कोई भी एग्रीमेंट हो जाता है, सो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड होगा। अब देखो, आपको यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो इसका मतलब दोनों ही पार्टीज इनोसेंट है, उनसे गलती हो गई है। इसका मतलब उन्होंने, दिस इज नॉट द सिचुएशन ऑफ पेरी डेलिक्टो। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई भी पार्टी गिल्टी नहीं है, किसी ने भी जानबूझ करके वॉइड एग्रीमेंट में नहीं बनाया है। यहाँ पर उनकी म्यूचुअल एक मिस्टेक हो गई है, दोनों से मिस्टेक हो गई है, और इस वजह से वो वॉइड एग्रीमेंट में आ गए हैं। नाउ इस सिचुएशन में जो रिलीफ होगा दैट रिलीफ विल बी अंडर सेक्शन 65, क्योंकि मिस्टेक की जब भी उनको पता चलेगा कि हमसे मिस्टेक हो गई है, व्हेन द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, इनको बाद में पता चलेगा कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, तो उसके बाद सेक्शन 65 में इनको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर किसी ने भी कुछ भी लेन देन हुआ है पार्टीज के बीच में, कुछ भी डिलीवरी हुई है, कुछ भी एक्सचेंज हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, दैट विल बी रीस्टोर्ड, तो रेस्टिट्यूशन का यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इन लाइन इज, जो नेक्स्ट आपका वॉइड एग्रीमेंट का एक इलस्ट्रेशन है दैट इज अंडर सेक्शन 23 एंड 24। सेक्शन
23 एंड 24। अब ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, सो अनलॉफुल कंसीडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है तो आपका एग्रीमेंट ही अनलॉफुल हो जाएगा, एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द सिचुएशंस कि किस किस एग्रीमेंट को हम अनलॉफुल कहेंगे, चाहे वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, चाहे वो इलीगल है, चाहे वो किसी भी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता है, इंजरी पहुंचाता है, वो इमोरल है। तो ये हम सेक्शन 23 में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो अब इसमें भी देखिए, रिलीफ की जब बात आती है तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये अनलॉफुल एग्रीमेंट किया है, क्या पार्टीज ने जानबूझ करके किया है या फिर एटलीस्ट एक पार्टी इनोसेंट है, और उस हिसाब से फिर रिलीफ भी मिल जाएगा अंडर सेक्शन 65। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है दैट इज सेक्शन 25। सेक्शन 25 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन ही नहीं है, सो एनी एग्रीमेंट without consideration. Now we have already dealt this in detail. क्या होगा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? इट विल बी अ void agreement. अब इसकी हमने 3 एक्सेप्शंस भी करी हैं जो सेक्शन 25 क्लोज 1 2 3 में ही है, कि किन 3 सिचुएशंस में अगर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दो सिचुएशंस हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो एन इलस्ट्रेशन ऑफ void agreement, सेक्शन 25। इसके अलावा जो स्पेशल केस है अंडर सेक्शन 11, वो भी हमने कर लिया है। अंडर सेक्शन 11 जो स्पेशल केस है कि इनकॉम्पिटेंट अगर पर्सन कोई भी एग्रीमेंट कर लेता है, फॉर एग्जांपल कोई माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन है, एंड दिस माइनर और अनसाउंड पर्सन एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, तो जो वो एग्रीमेंट होगा वो भी वॉइड एब इनिशियो होगा। अब ये साफ साफ तो नहीं लिख रखा है सेक्शन 11 में, बट इस पे मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास की लैंडमार्क जजमेंट है, और उसी जजमेंट के अकॉर्डिंगली इन एग्रीमेंट्स को वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, वॉइड एब इनिशियो, राइट। सो अगर कोई भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन कोई भी एग्रीमेंट कर लेता है तो दैट एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। इसका हम रिलीफ भी पढ़ चुके हैं, ये एक स्पेशल कैटेगरी है। यहाँ पर ना ही सेक्शन 64 लगेगा ना ही सेक्शन 65 लगेगा, एंड इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस टाइप की ट्रांजैक्शन के साथ जहाँ पर इनकॉम्पिटेंट पर्सन कोई एग्रीमेंट करता है उसके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ के लिए क्योंकि हमने एसआरए में अब अमेंडमेंट कर दी है, सो यू हैव टू गो अंडर सेक्शन 31 और 33 ऑफ द एसआरए, एंड इन पर्टिकुलर सेक्शन 33 आपको देखना पड़ेगा। सो आपको वहां पर जाना पड़ेगा सेक्शन 33 ऑफ द एसआरए में, राइट। इसके बाद देखिए एक और है सेक्शन 36, मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 36 को हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक जब हम करेंगे उस टॉपिक में हम सेक्शन 36 को डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द लिस्ट, अगर हम अपनी लिस्ट पे वापस जाएं तो हमारी लिस्ट में अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट हमने सेक्शन 20 कर लिया है, 23 24 हो गया, 25 हो गया है, और उसके अलावा 36 हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ करेंगे, सेक्शन 11 हो गया है। नाउ द रिमेनिंग प्रोविजंस आर 56 पैरा 1, 57, 58 एंड 26 से 30। ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे हैं और इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 56 पैराग्राफ 1। सेक्शन 56 पैरा 1। अब सेक्शन 56 जो पैरा 1 है, अब देखिए हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, उन एग्रीमेंट्स का डिस्कस कर रहे हैं जो कि वॉइड एग्रीमेंट है, राइट। सिर्फ उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड की हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सो वी विल नॉट रीड सेक्शन 56 का पैराग्राफ 2, वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ सेक्शन 56 का पैराग्राफ 1 पढ़ेंगे। पैराग्राफ 2 जो है हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, राइट। सेक्शन 56 का जो पैराग्राफ 1 है, इट डील्स विद इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ये डील करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के साथ। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बहुत सिंपल है। वो कहता है कि अगर दो पार्टीज जो हैं वो एग्रीमेंट कर लेती हैं, सो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एंड इस एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया है टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट।
कोई भी एग्रीमेंट किया है जिससे वो कोई भी इम्पॉसिबल काम करना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज इम्पॉसिबल एक्ट? पहला क्वेश्चन ये है कि ये इम्पॉसिबल एक्ट क्या होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये इम्पॉसिबिलिटी जो है दिस इज प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, कि भैया प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये काम मुमकिन नहीं है करना। और इसी को लैटिन में कहा जाता है लेक्स नॉन कोजिट, लेक्स नॉन कोजिट इम्पॉसिबिलिया। दैट मीन्स कि कानून आपको, लॉ आपको कोई भी इम्पॉसिबल काम करने के लिए नहीं कहेगा। भाई कोई काम जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा काम करने के लिए कानून आपको नहीं कहेगा, राइट। और इम्पॉसिबल का जो मतलब है, आपको लिटरली इम्पॉसिबल नहीं देखना है कि भैया लिटरली ये चीज इम्पॉसिबल है, नो। आपको क्या देखना है? आपको प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी देखनी है। अब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का अगर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको, सपोज करो ए ने बी को कहा कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ करके ले आऊंगा। मैं आपके लिए जो है चांद तोड़ करके ले आऊंगा। अब देखिए, दिस इज नॉट लिटरली इम्पॉसिबल, ये लिटरली इम्पॉसिबल नहीं है। और अभी हमने चंद्रयान भेजा है चांद पे, तो दैट मीन्स चांद पर चंद्रयान अगर भेज दिया है, तो वो चांद का थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ी सी मिट्टी जो है वो कलेक्ट करके अगर वापस धरती पे ले आता है, तो दैट मीन्स लिटरली तो ये चीज पॉसिबल है। लिटरली देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल है, चांद पे जाकर के उसकी मिट्टी को लेकर के आना, दैट इज चांद का टुकड़ा। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट्स जो हैं वो इम्पॉसिबल एक्ट में ही आएंगे। प्रैक्टिकली आम अगर जनता के लिए देखा जाए, इनफैक्ट अगर आम से भी थोड़े ऊपर वाली जनता के लिए भी देखा जाए, तो दिस इज एन इम्पॉसिबल एक्ट। तो इस टाइप के एग्रीमेंट्स को कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जाएगा, और इस टाइप के एग्रीमेंट को कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट्स। ये भी एक एग्जाम्पल है वॉइड एग्रीमेंट्स का। सो सेक्शन 56 की हमारी डिस्कशन जो है केवल और केवल फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है। जो हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, बट वी विल डिस्कस दैट व्हेन दी टाइम कम्स, राइट। सो सेक्शन 56 पैराग्राफ 1 जो है आपका, वो जो है एक एग्जाम्पल है वॉइड एग्रीमेंट्स का। सो वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है कि आपने स्टार्टिंग से ही एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि इम्पॉसिबल काम करना चाहेंगे। सो सच एग्रीमेंट्स विल बी वॉइड, सच एग्रीमेंट्स विल बी वॉइड। और इसका जो रिलीफ है, हमने रिलीफ इसका ऑलरेडी कर लिया है कि सेक्शन 56 पैराग्राफ 1 के अंदर जो इम्पॉसिबल एक्ट करने का आप प्रॉमिस करेंगे, उसका रिलीफ यू विल गेट अंडर सेक्शन 56 पैरा 3। सो पैरा 3 में आपको उसका रिलीफ मिल जाएगा। और पैरा 3 में हमने देखा था द रिलीफ इज कॉम्पनसेशन और डैमेजेस। तो आपको यहाँ पर डैमेजेस या फिर कॉम्पनसेशन मिल जाएंगे। ये रिलीफ हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो दिस इज योर 56 पैरा 1। नेक्स्ट जो आपका इलस्ट्रेशन है, दिस इज योर 56 पैरा 1, ये भी हो गया है। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वॉइड एग्रीमेंट्स की, दैट इज सेक्शन 57 एंड सेक्शन 58। अब सेक्शन 57 एंड 58 जो है वो एक्सटेंशन है सेक्शन 23 और 24 की। तो जो ये प्रिंसिपल है, ये सेक्शन 23 24 का एक्सटेंड किया है सेक्शन 57 और 58 में। दैट मीन्स वो जो ब्लू पेंसिल लाइन का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उसी के सिमिलर ही एक एक्शन है। सेम नहीं है, ये आपको पॉइंट देना पड़ेगा, ये सेम सेक्शंस नहीं है बट सिमिलर ही है। देखिए सेक्शन 57 क्या कहता है। सेक्शन 57 कहता है, आई विल रीड फ्रॉम माय बेयर एक्ट, इट सेज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर इलीगल। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो ये पार्शियल एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। तो दो पार्टीज ने, देखिए ए है और बी है, ए ने बी को कहा कि पहले मैं आपके लिए एक लीगल काम करूंगा, पहले मैं आपके लिए एक लीगल काम करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए एक इलीगल काम करूंगा। अब ये लीगल और इलीगल जो है अंडर सेक्शन 23 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 23 में हमने देखा है कि जो इलीगल होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो सेक्शन 57 भी इतना ही कह रहा है कि भैया जो जो लीगल वाला पार्ट है वो तो ठीक है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो इलीगल एक्ट करने का जो प्रॉमिस किया गया है, ये इलीगल वाला पार्ट आपका वॉइड एग्रीमेंट। नाउ दिस इज
कॉमन सेंस ऑल्सो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले एक लीगल प्रोमिस कर दिया है, फिर एक इलीगल प्रोमिस कर दिया है। तो लीगल प्रोमिस जो है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जो इलीगल वाला पार्ट है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब आपको ये चीज समझनी है कि जो ये दो अलग अलग प्रोमिसेस हैं, ये कनेक्टेड तो है पर ये सेपरेट हैं। अगर ये सेपरेट प्रोमिस नहीं होंगे, एक सिंगल ही प्रोमिस होगा, तो फिर सेक्शन 24 लग जाएगा, लेकिन ये सेपरेट प्रोमिसेस है, राइट। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 58। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 58। तो 58 में देखिए सेम ही बात है कि ए ने बी को पहला प्रोमिस किया, एक ओरिजिनल प्रोमिस किया, और ये जो ओरिजिनल प्रोमिस है दिस इज लीगल, और ओरिजिनल के ऑल्टरनेटिव में एक इलीगल प्रोमिस कर दिया, एक इलीगल प्रोमिस कर दिया ऑल्टरनेटिव में। अब देखिए इसमें आपको हल्का सा डिफरेंस समझना पड़ेगा 57 और 58 में। 57 में कहा था कि पहले मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा, तो दोनों एक एडिशनल प्रोमिस है, एक एक्स्ट्रा प्रोमिस है, तो एक्स्ट्रा वाला वॉइड हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें दो प्रोमिसेस हैं लेकिन वो ऑल्टरनेटिव में है। 57 में एडिशन में थे, 58 में ऑल्टरनेटिव में है। तो 58 में जो प्रोमिस है उसमें आपको ये समझना है कि या तो मैं आपको ओरिजिनली आपके लिए ये कर दूंगा या फिर मैं ये कर दूंगा, दोनों में से एक चीज करूं। उसमें था पहले मैं ये कर दूंगा और फिर ये कर दूंगा, दोनों ही चीजें आपके लिए प्रोमिस की गई हैं। तो लेकिन रूल सेम है कि अगर ओरिजिनल प्रोमिस आपका लीगल है और ऑल्टरनेटिव प्रोमिस आपका इलीगल है, तो जो ऑल्टरनेटिव वाला पार्ट है इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, और जो ओरिजिनल वाला पार्ट है ये परफेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो ये आपके 57 और 58 हैं। 57 में इन एडिशन है, 58 में ऑल्टरनेटिव में है। तो अगर जो लीगल वाला प्रोमिस है, लीगल वाला एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो इलीगल वाला पार्ट है वो वॉइड बन जाएगा। अब इसको समझने के लिए, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर द इलस्ट्रेशंस। आप प्लीज इस सेक्शन की इलस्ट्रेशंस जरूर पढ़िए। इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, राइट। तो इलस्ट्रेशन सेक्शन 57 एंड 58 की बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको खुद से पढ़नी है आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। सेशन के बाद आपको खुद से पढ़नी है। नेक्स्ट इन लाइन इज योर सेक्शन 26 to 30। सो अगर हम हमारी लिस्ट में देखें, जो वॉइड एग्रीमेंट्स की हमारी लिस्ट है, जो हम कुछ ऑलरेडी भी कवर कर चुके थे, एक दो हमने आज भी कवर किए हैं, उसके अंदर हमने मोस्टली कर लिया है। ओनली सेक्शन 26 to 30 आर रिमेनिंग। सो पार्डन मी, ओनली सेक्शन 26 to सेक्शन 30 आर रिमेनिंग। तो अब हम करेंगे सेक्शन 26 से 30 तक, एंड दीज सेक्शंस हैव टू बी कवर्ड इन डिटेल। तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो अभी रिमेनिंग 10 मिनट का टाइम है उसमें वी विल ट्राई टू कंप्लीट सेक्शन 26, और कल से जो है हम 27, 28, 29, 30 भी करेंगे, राइट। और उसके बाद जो है हमारा वॉइड एग्रीमेंट्स का जो टॉपिक है इट विल बी कंप्लीट। वॉइड एग्रीमेंट्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ ओपन योर सेक्शन 26। देखिए सेक्शन 26 अगेन एक एग्जाम्पल है जो कि बताता है एक वॉइड एग्रीमेंट को, लेकिन कौन सा वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताता है। सो इट सेज दैट एनी एग्रीमेंट in restraint of marriage is a void agreement। अब ये रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंट मीन्स किसी को शादी करने से रोकना। तो अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया है आपने जिससे किसी इंसान को शादी करने से आप रोक रहे हैं, किसी भी इंसान को अगर आप शादी करने से रोक रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो। अब आपको इसमें दो पॉइंट समझने हैं। पहला तो कि भैया फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कि शादी करने के लिए रोकना है, दैट मीन्स जो आपका एग्रीमेंट है वो रोकने के लिए होना चाहिए, तभी वो वॉइड होगा। और दूसरा ये कि भैया एब्सोल्यूटली जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी वॉइड होंगी, और जो पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी वॉइड होंगी, पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस भी वॉइड होंगी।
तो वन बाय वन करते हैं। पहले हम करते हैं रिस्ट्रेंट। तो देखिए ए ने बी को कहा, ए ने बी से प्रोमिस किया, ए ने क्या कहा कि आई विल नॉट मैरी एनीवन एल्स, मैं किसी भी अन्य इंसान से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी भी अन्य इंसान से शादी नहीं करूंगा। अब ये जो प्रॉमिस है, दिस प्रॉमिस इज, ये जो एग्रीमेंट हो गया है, दिस एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये ए को किसी भी इंसान से शादी करने से रोकता है। रोकने वाला जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड। ये एग्रीमेंट उसको शादी करने से रोक रहा है ए को, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, कानून इसको लागू नहीं करेगा। कानून ए को नहीं रोकेगा कि आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको रिस्ट्रेंट वर्ड पे फोकस क्यों कर रहा हूं, लेकिन अगर ए कहे कि आई विल मैरी यू, मैं आपसे शादी करूंगा, नाउ दिस एग्रीमेंट इज परफेक्टली वैलिड। ये ए को शादी करने से रोक नहीं रहा है, दिस इज अ प्रॉमिस टू मैरी। ये शादी करने का प्रॉमिस है, शादी ना करने का प्रॉमिस नहीं है। आपको हल्का सा ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि प्रॉमिस टू मैरी इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट, वो वॉइड नहीं होगा। लेकिन शादी ना करने का जो एग्रीमेंट होगा, यानी कि शादी ना करने से अगर आपको वो रोक रहा है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। चाहे उन दोनों एग्रीमेंट्स का इफेक्ट सेम हो, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। पहले प्रॉमिस में जो वॉइड एग्रीमेंट है, वो कह रहा है कि मैं किसी भी से भी शादी नहीं करूंगा, दैट मीन्स आप वॉइड एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे में वो कह रहा है कि मैं आपसे शादी करूं, सो दिस इज अ गुड प्रॉमिस। अगर इसके बदले में कोई कंसिडरेशन भी है, तो एग्रीमेंट भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। तो पहला आपको क्या समझना है कि रिस्ट्रेंट जो करे, शादी को जो रोकेगा, वही एग्रीमेंट वॉइड होंगे। दूसरा जो पॉइंट आपको इसमें नोट करना है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस भी वॉइड होंगी और पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस भी वॉइड होंगी। सो देखिए, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन का मतलब है इस टाइप का प्रॉमिस कि आई विल नॉट मैरी, आई विल नॉट मैरी एनीवन, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। अगर किसी भी इंसान ने ये एग्रीमेंट कर दिया है कि मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूंगा, तो ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, ये तो पक्का उसको रोक दिया। और एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अंडर सेक्शन 26, इट इज वॉइड एग्रीमेंट, ये एक वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियल मींस पार्शियल इन टाइम, पार्शियल इन प्लेस, पार्शियल इन पर्सन। तो अगर सपोज करो किसी ने प्रॉमिस किया है कि मैं जो है एक पर्टिकुलर इंसान से शादी नहीं करूंगा, किसी भी एक इंसान, कोई भी इंसान है XYZ, कि भाई कोई एक्स है, कोई लड़की है एक्स, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, अगर ये वादा कर दिया है, तो अब ये देखिए एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट तो नहीं है कि आप कभी भी किसी से भी शादी नहीं करोगे, आप औरों से शादी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा, ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। या फिर आपने कह दिया है कि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट में शादी नहीं करूंगा, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से शादी नहीं करूंगा, या फिर मैं 2 साल के लिए शादी नहीं करूंगा। तो इस टाइप के जो पार्शियल रिस्ट्रेंट्स हैं, जो आपको कुछ हद तक रोकते हैं, वो कुछ हद तक रोकना भी वॉइड होगा। आप किसी को शादी करने से रोक ही नहीं सकते, राइट। सो एनी एग्रीमेंट, चाहे वो पार्शियली रिस्ट्रेंट करता हो, चाहे वो एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेंट करता हो शादी करने से, एनी सच एग्रीमेंट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, एनी सच एग्रीमेंट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। और जनरली प्रीलिम्स में आपसे वो यही पूछते हैं कि सेक्शन 26 में केवल एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ही वॉइड होगा, नहीं, पार्शियल रिस्ट्रेंट भी वॉइड होगा और एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट भी वॉइड होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से जो है हम सेक्शन 27 से 30 तक कंप्लीट करेंगे, राइट। और वॉइड एग्रीमेंट्स की जो हमारी लिस्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो हैव अ वेरी गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू।